कुएं की मुंगेर थी, मुंगेर के ऊपर सेणी पानी भर रही थी। क्या नाम है? सेणी। और सेणी पानी भर रही थी। उसके साथ में उसकी सहेली वेणी भी थी। कौन थी? वेणी। सेणी जाति से चारण कुल की थी। किस कुल की थी? चारण कुल की। उसकी जब वो पानी भर रही थी तो जैसे ही वो पानी भरने के लिए कुएं के अंदर अपना रस्सा और घड़ा डालती तो शरीर ऐसे झुकता कि जैसे उसकी कमर दिख रही हो। क्या दिख रही हो? कमर। कमर। वही पास में, उस कुएं के पास में एक नौजवान खड़ा था जो यकायक देख रहा था कि सेणी का जो यौवन है, सेणी की उम्र लगभग 25 से 26 साल की थी, जो अपने पिता की सेवा के अंदर लगी रहती थी। और उसके जो पिता थे वो एक जागीरदार थे, सेणी के पिता। सेणी की माँ बचपन में जब सेणी 4 साल की थी उस समय उसका देहांत हो गया और सेणी अपने पिता के हाथों में पली बढ़ी। कुएं पर जब पानी भर रही थी, वेणी से बातें कर रही थी तो उसी समय एक राहगीर आया जिसके गले के अंदर जंतर लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था? जंतर। और जंतर का मतलब जानते हो? हाँ, वही आपका पारारारा गोंडे देंज। तो गोंडे देंज का मतलब देवनारायण जी का जंतर। तो जंतर लटका रखा था। उस नौजवान की हालत देखी जाए तो मटमैली वस्त्र, ऐसा लगता था कई दिनों से वह नहाया नहीं, है ना। नाखून इतने बड़े हुए कि लगता है जैसे कोई राक्षस हो। गले में जंतर लटकाया हुआ। उसके पैरों को देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसान का काम करता हो। वही उस कुएं के पास खड़ा होकर सेणी को बोलता है, हे चारण लड़की, मुझे पानी पिला दे। क्या कहता है? मुझे पानी पिला दे। ये जो राहगीर था यह कोई और नहीं बल्कि एक ग्वाला था। और ये ग्वाला अपनी गायों को चराते चराते उस सेणी के पास आया था। और सेणी जब उसकी ओर देखती है तो वो अपनी नाक और भौहें सिकोड़ लेती है कि ठीक कैसा गंदा सा आदमी है। अब सेणी की सहेली वहीं खड़ी है, वेणी। क्या नाम है? वेणी। वेणी कहती है, यार सेणी क्या कर रही है तू? इतना क्या ऐसे मतलब मुंह नाक सिकोड़ रही? बेचारा पानी तो मांग रहा है, पानी तो पिला दे। सेणी कहती है, मेरा जो लोटा है, ये जो मेरा कलश है, ये अपवित्र हो जाएगा अगर मैं इस गंदे आदमी को पानी पिलाऊंगी तो। वो जो ग्वाला था उसका नाम था बेधाराम या बीदाराम। क्या नाम था? बीदाराम। ग्वाला पास में उसकी गायें चल रही थी और वो कुएं के पास में खड़े थे और कुएं के यहाँ पर वो पानी भर रही थे। लेकिन बेणी ने कहा कि सेनी पानी पिला दे, कोई बात नहीं, मैं मेरा कलश या मटका लाई नहीं, मैं तेरे साथ आ गई। अब कलश अपने पास एक है, तू कहे तो मैं पानी पिला दूं। सेनी ने मना कर दिया, मेरा जो ये कलश है, ये जो मटका है, ये अपवित्र हो जाएगा। सेनी 2 मटके लेकर आई थी। कितने लेकर आई थी? 2। एक तो भरकर कुएं की मुंगेर के ऊपर कुछ स्थित जगह रखी होती जहां पर मटके भरने के बाद रखे जाते थे और वहां पर वो एक मटका रखा होता। दूसरा भरने के लिए वो कुएं की मुंगेर पर खड़ी थी। उसने जैसे ही उस राहगीर को या उस ग्वाले को मना किया, उधर से वेणी उसे झाला देने लगी कि यार तुम बड़ी निकम्मी है, किसी को पानी भी नहीं पिला सकती। थोड़ी देर में ही जैसे ही वो उस दूसरे मटके को सेनी कुएं में से निकाल रही थी, उसी समय एक कुआ आया और कुआ उस वेणी जो सेनी का जो घड़ा पड़ा था उस घड़े में से चोंच लगाकर पानी पीकर चला गया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड या कुछ क्षणों की ही बात थी। इतने में और जब उन्होंने देखा कि कुआ उसको पानी को पीकर चला गया, तब वेणी की आक्रोश और बढ़ गया कि तुझे एक आदमी से ज्यादा वो कुआं तेरा पानी पी गया, तुझे एक आदमी के बारे में नहीं सूझ रही है। इतना कहकर सेनी और वेणी दोनों उस मटके को वहीं खाली कर वहीं फेंक कर चली जाती है और बाद में वो जो राहगीर था वो पानी पी लेता है, उसको वहीं छोड़ जाती है जिसने कुएं ने पानी पी लिया था। उसी कुएं के पिए हुए पानी को बेधाराम या बीदाराम पी लेता है। सेनी अपने घर चली जाती है।
लेकिन जो राहगीर था बीदाराम, उसकी आंखों में बार बार वही सेणी की शक्ल, सेणी को बड़ा याद कर रहा था। और वो एक बड़ा प्रसिद्ध गायक कलाकार भी था। क्या था? बड़ा प्रसिद्ध गायक कलाकार भी था। जब वो अपना जंतर बजाता, तो जंतर जब बजाता तो आसपास की पृथ्वी लगे ऐसी ठहर जाती। उसकी जंतर को सुनने के लिए गायें रंभाती हुई इसके पास आती। जब जंतर वो बजाने लगता तो पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी करलव करते करते उसके पास आकर बैठ जाते। जितने भी हिरण थे वो सभी आकर, और जंगल में एक ऐसी शांति सी छा जाती जब वो जंतर बजाता। बीदाराम बचपन में, कहा जाता है कि बचपन में उसकी जो माँ थी, मात्र 2.5 वर्ष का जब वो था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। तो बीदाराम को प्रकृति ने पाला था। किसने पाला था? प्रकृति में। वो प्रकृति में ही रहा, गायों का दूध पीकर वह बड़ा हुआ, गायों के साथ ही रहता। कुछ लोग थे पहले उसके साथ में, लेकिन समय काल में उसके प्रभाव के कारण लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब बीदाराम सिर्फ 2 रोटी खाता, लोगों से मांगता और उनकी गायें चराता और अपना जंतर बजाता। और प्रकृति का ये जो श्रृंगार है, प्रकृति के जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, उन कलाओं के साथ विभिन्न जीव जंतुओं का मनोरंजन करता, अपना जो जंतर बजाता और घूमता। सेणी के पिता वेदा नामक एक चारण थे। क्या नाम है सेणी के पिता का? नाम वेदा। और वेदा जाति से चारण थे और जागीरदार थे। सेणी घर चली गई, अपने पिता को जाकर कहा कि आज एक ऐसा गंदा सा भद्दा सा मैंने एक युवक देखा जो कि मुझे बड़ा परेशान कर रहा था। वेदा ब्राह्मण जो कि जागीरदार था, उसने पता लगाया कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति था जिसने मेरी बेटी, जो कि इकलौती बेटी थी, जिसको बड़ा परेशान किया। तो उनके सैनिकों ने आकर बताया वेदा चारण को कि वो जो परेशान करने वाला व्यक्ति है वो कोई और नहीं, वो बीदाराम है। क्या नाम है? बीदाराम, जो कि ग्वाला है और वो सिर्फ पानी मांग रहा था पीने के लिए, तो इसने मना कर दिया। तो ये सारी बात थी। अगले दिन फिर सेनी वही कुएं पर पानी भरने गई। बीदाराम पूरी रात सो न सका, पूरी रात सेनी के बारे में सोचता रहा और सेनी ही उसके आंखों में बार बार आती रही। सुबह हुई जब सेनी वहां पानी भरने गई तो फिर वहीं बीदाराम पहुंच गया। लेकिन बीदाराम की हालत देखकर इधर वेणी को तो उस पर दया आती, लेकिन सेनी की हालत वह की वही। सेनी उसे उसी प्रकार देखती, उसी प्रकार नाक भी छोड़कर वहीं से चली जाती। बीदाराम 2-3 दिन इसी प्रकार उसके सामने आया, लेकिन सेनी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इग्नोर कर दिया। 4-5 दिन हुए, सेनी अब आज फिर कुएं पर गई हुई थी, पानी भर रही थी। उसी समय बीदाराम को लगा कि यार आना जाना तो वेस्टेज है, रोज आ जा रहे हैं, तो कैसे भी करके इससे मुलाकात करें, बात करें, अपना प्रपोजल देवे। लेकिन प्रपोजल लेने वाली है नहीं। तो वेणी ने उसे समझाया कि है ना, तुम आदमी तो बढ़िया हो, तुम्हारा व्यवहार बढ़िया है, लेकिन है ना तुम्हारी ये जो भद्दी सी सूरत है, जो कि तुम मटमेले से दिखते हो, उसको पहले ठीक करो और फिर आना, है ना। तो ये बात वेणी ने बताई। अगले दिन बीदाराम बड़ा सुंदर सा बन के, मतलब कपड़े वपड़े नए ड्रेस खरीद के, किसी से कोई मांग कर एक ड्रेस पहन के आया, नहा धो के बढ़िया साफ सुथरा तरीके से आया। और सेनी ने जब उसे देखा कि जो गंदा मटमेला सा युवक दिखता था, वो आज अपने चेहरे पर एक ऐसी कांति या चमक उसके उत्पन्न हो रही थी, जो दाढ़ी लगभग रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे थी, उसको साफ करके वह जयपुर के शासकों जैसा बन गया। कैसा बन गया? जयपुर के शासकों। तो वो जो बीदाराम था, अब बीदाराम एक हैंडसम नौजवान बन गया। कैसा बन गया? तो अब सुनो तो सही, है ना। तो बीदाराम कैसा बन गया? हैंडसम सा नौजवान। अब बीदाराम सेनी के सामने आया तो सेनी उसे पहचान नहीं पाई कि ये व्यक्ति कौन है। तो जैसे ही वो पानी, उसे कहा कि सेनी मुझे पानी पिला दे, तो सेनी फटाफट कमंडल भरकर लाई, उसे पानी पिला देती है ना। तो सेनी बड़ी प्रभावित हुई। सेनी उसके जो यौवन था, क्योंकि यौवन तो पहले से ही था,
है ना, बस बाकी रूपरेखा बदली थी। तो रूपरेखा बदलने से सेनी बड़ी प्रभावित हो, सेनी फटाफट उसे लाकर पानी पिला देती है। अब बीदाराम जो कि पहले एक भद्दा सा युवक दिखता था, आज वो एक सुंदर सा नौजवान दिख रहा था। सेनी जब उसे पानी पिलाती है वो पानी पी लेता है, वहीं वो अपनी मुंगेर पर, कुएं की मुंगेर पर बैठ जाता है। सेनी का घड़ा भर चुका है, वेणी कह रही है घर चलने में लेट हो रहा है। सेनी कह रही है मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। क्या कह रही है? मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, है ना। हाँ, तो समझ रहे हो आप, होशियार हो वैसे तो सेनी का जो दिल है अब बीदाराम पर आ चुका था। सेनी चाहती थी कि कहीं मैं इस नवयुवक से बात करूं, लेकिन न सेनी को यह पता था कि यह वही भद्दा सा युवक है और न वेणी ने उसे बताया। अब जो सुंदर सा युवक वहां बैठा था, उसके फिर वह अपनी गायों के पास चला जाता है थोड़ी देर में उठकर, और सेनी वहीं खोई हुई, उसके ख्यालों में खोई हुई वहीं पानी भर रही थी। इतने में जो हाथ में घड़ा था वो कुएं के अंदर गिर जाता है और धमाड़ सी आवाज आती है। उसकी नींद जो वो उसके ख्यालों में खोई होती है उसकी चमक उड़ती है और वो फिर वहां से घर चली जाती है। दूसरे दिन फिर वो इंतजार करती है कि जो कल नौजवान आया वो आज भी आए। सेनी ये इंतजार कर रही थी, लेकिन इधर बीदाराम अपनी गायों को जंगल में छोड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो आज नहीं आया। फिर अगला दिन एक और निकला। अगले दिन बीदाराम वापस आया उसी कुएं के मुंगेर पर। उसने पानी पीने के लिए पिलाने के लिए कहा। सेनी ने बड़े भाव से उसे पानी पिलाया और उससे पूछना चाहा कि आप हो कौन, आपका नाम तो बता दीजिए, कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई ईमेल आईडी हो, कोई आपकी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी हो तो वो भी बता दीजिए। लेकिन बीदाराम कहा कि मैं तो खुद आपसे बात करने के लिए आ रहा था, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। बीदाराम से मुलाकात हुई तो बात हुई, तो बोले मैं 4-5 दिन पहले भी तो आया था आपके पास। बोले 4-5 दिन पहले कौन आया था? बोले मैं, जिसने आपने कुएं पर पानी पिलाने से इनकार कर दिया। तो उसके हाव भाव उड़ जाते हैं कि यार तुम वो हो जो भद्दे से दिखते थे, है ना। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, पहले तुम ऐसे थे, आज तो सही हो। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों बातें करते हैं और ये उन दोनों की बातें उसी कुएं पर होती है। लगभग उधर से वेदाचारण है, वेदाचारण जो कि जागीरदार है, वो अपने कार्य में व्यस्त। इधर सेनी कुएं पर आती है और बीदाराम अपनी गायों को चराते हुए वहीं आकर बैठ जाता है। गायें चरती रहती है, वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं, है ना। तो कुछ समय की बात है, क्योंकि जो ग्वाले होते थे, जो कि बीदाराम होता था, बीदाराम का काम यही था कि वो गायें चराता। अब जब गायें का एक वर्ष होता, चौमासा होता, और चौमासा में वो सिर्फ वहाँ गायें चराता, और चौमासा निकलने के बाद वो वहाँ से प्रस्थान करके दूसरी जगह जिसे जाना होता था। तो वहाँ, क्योंकि वहाँ की गायें और उन गायों को वो आगे लेकर जाना वाला होता था, क्योंकि ये जो प्रदेश था वो एक मरुस्थल का प्रदेश था। कैसा प्रदेश था? क्योंकि वहाँ शीत ऋतु तक तो यहाँ अच्छी से वहाँ पर घास और आदि को चारा वारा मिल जाता, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती तो वहाँ चारे की समस्या उत्पन्न होती। तो फिर बीदाराम को लगा कि यार यहाँ चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो किसी प्रकार अपनी गायों का भरण पोषण कैसा होगा। और वो अपनी गायों के भरण पोषण के लिए फिर यहाँ जो मरु प्रदेश के अंदर था, वो मरु प्रदेश से निकलकर वो सिरोही के कुछ भागों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सिरोही के भागों में। जब सिरोही के भागों में जाने वाला होता है, उससे ठीक पूर्व वह उस वेदाचारण से मुलाकात करने के लिए जाता है, और वो अपने या जो जागीरदार है वेदाचारण को जाकर कहता है कि मैं अपनी इस जंतर बजाने में बड़ा प्रसिद्ध हूँ, या जंतर बजाने में मुझे बहुत सिद्धहस्त हासिल है, तो एक बार मेरा जंतर सुनकर देखिए। तो जैसे ही उसने जंतर बजाया, सेनी सुन गई कि ये इसकी बीदाराम की आवाज़ है या बीदाराम का ही जंतर है। तो जंतर जैसे ही उसने बजाया तो आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। जो प्रकृति की जो कलाएं थी, पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए थे, वो पक्षी चहचहाट करने लगी। आसमान के जो बादल कहीं जा रहे थे तो वो वहीं ठहर गए। प्रकृति लगे ऐसे कि जैसे ठहर गई हो। ऐसा सुनकर वेदाचारण को लगा कि यार तुम्हारी जो ये कलाकृति है ये तो बड़ी शानदार है, तुम्हें ये जो ज्ञान है, माँ सरस्वती का तेरे ऊपर आशीर्वाद है। बाकी
तू एक ग्वाला है और ऐसा तुझे ज्ञान कहाँ से हुआ? तो वो बचपन से ही बजाता था और वो बचपन से ही उसने एक ऐसी कला विकसित की जो कि जंतर बजाने में उसे सिद्धस्त हो गया और वेदाचारण उसका फैन हो गया। कौन? वेदाचारण, जो कि सेनी का पिता था। वेदाचारण ने उसे सुना तो वेदाचारण उससे निवेदन करता है कि कुछ समय रुक जाओ। क्या कहता है? कुछ समय रुक जाओ, तुम जाने ही वाले हो, लेकिन तुझे जरूरत क्या है? तुझे ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी की जरूरत है, तू जाएगा गाय ही तो चराएगा आगे जाकर भी, तो तू ये गाय यहीं छोड़ दे, यहाँ हमारे पास खूब अन्न धन जो संपदा है, हम इन गायों का भरण पोषण कर लेंगे, चारा वारा हमारे पास खूब रखा हुआ है, तो तू ये ऐसा कर 10-15 दिन यहीं रुक जा। 10-15 दिन बीदाराम वहीं रुकता है और आसपास के जितने भी सम्मानित लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, वो सभी रात्रि के चौपाल के अंदर वहां आते और बीदाराम का जंतर सुनते। और जब जंतर सुनते तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते कि अपनी जो सारी समस्याएं थी उन सारी समस्याओं को भूल जाते। 2-3 घंटे वही जंतर सुनते और जंतर सुनकर जब 15 दिन पूरे हो गए तो 15 दिन पूरे होने के बाद अब बीदाराम कहने लगा कि हे वेदा ब्राह्मण या वेदाचारण, मेरा जो काम था वो पूर्ण हो गया, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सेनी के पिता वेदाचारण ने कहा कि यार तुम्हारी जो कला है उसको सुनकर हम सभी बड़े प्रभावित हुए हैं और मैं एक जागीरदार भी हूँ, इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई इनाम दूं और इनाम के लिए तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अब वेदा ब्राह्मण या वेदाचारण ने ये बात कही कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बीदाराम ने कहा कि मालिक आप दे नहीं पाएंगे, मेरी जो मांग है वो बहुत बड़ी है, आप दे नहीं पाएंगे, मैं ग्वाला हूं। तो वेदाचारण ने कहा कि तू अगर मुझे ऐसा समझता है तो तू मांग कर देख, मैं जो ये 5 पंच है इस 5 पंचों के सामने ये घोषणा करता हूं कि ये जो भी बीदाराम मांगेगा वो मैं दूंगा। सेनी वहीं खड़ी थी और सेनी वहीं खड़ी थी। उसी समय बीदाराम ने कहा कि मालिक देख लीजिए, आप मना कर दिए तो बुरा हो जाएगा। तो सेनी वहीं खड़ी थी और उसने चारण ने कहा, वेदाचारण ने, कि मैं जाति से चारण हूं और मैंने कभी मना करना नहीं सीखा, मैं प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा तुझे वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण चली जाए लेकिन जो मेरा वचन है वो पूर्ण होगा, ऐसा उसने कहा। पास में सेनी खड़ी थी, इधर बीदाराम ने इशारा कर दिया वो चाहिए। क्या चाहिए? वो। तो अब वो का मतलब वो समझ गया कि ये किसकी मांग कर रहा है। तो ये बीदाराम ने कहा कि मुझे आपकी पुत्री सेनी से विवाह करना है। किससे विवाह करना है? सेनी से। जैसे ही बीदाराम की ये डिमांड हुई, वेदाचारण को लगा कि यार ये दिमाग से पागल है क्या, इसको मैंने कोई चीज मांगने के लिए कहा था, मेरी बेटी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है ना। तो वेदाचारण के सामने जो 5 पंच खड़े थे उन्होंने कहा कि वेदा जी आपने वचन दिया है, आप वचन से मुकर नहीं सकते। अब वेदाचारण फंस गया। वेदाचारण करे तो क्या करे, इधर वचन भी दे दिया, इधर सेनी सामने खड़ी है, सेनी ने सुन लिया। सेनी पिता को कह नहीं सकती कि बचपन से उनके पास रही है, तो वह अपनी मान मर्यादा और आदि को देखते हुए कैसे अपने पिता को कहे कि मैं भी अपने मन से इनसे प्यार करती हूं, प्रेम करती हूं, लेकिन वह कह नहीं पा रही है, वो वहां खड़ी है। इधर बीदाराम भी वहीं खड़ा है। तो वेदाचारण को एक युक्ति सूझी। बड़ा शातिर व्यक्ति था वेदाचारण, क्योंकि जागीरदार था और बड़ा बुद्धिमान भी था। उसने कहा कि तुम्हारी ये शर्त है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें 1 वर्ष के भीतर 100 नवचंदी वैसे इकट्ठे करने होंगे। कितने? 100 नवचंदी वैसे। अगर तुम ये मानने के लिए तैयार हो तो मैं भी अपनी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बीदाराम को लगा कि यार भैंसे वैसे तो अपन ऐसे ही इकट्ठे कर लेंगे, अपना तो काम ही यही है गायों को चराना वराना, तो अपन लाके कल परसों में ही लाके दे देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नवचंदी भैंसे क्या होते हैं, है ना। उसने हाँ कर ली कि हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन उन 5 पंचों से कवाया कि इसे वेदाचारण को कह देना कि ये मुकरे नहीं, मैं जो 100 नवचंदी भैंसे है ये आप 5 पंचों को लाकर दूंगा और आप 5 पंच इधर सेनी से मेरा विवाह कराएंगे। बेचारा भोले मन का था मेरी तरह, तो वो वहां से निकला। अब वो वहां से निकला तो 100 नवचंदी भैंसे इकट्ठे करने के लिए अब वो गांव अपना जंतर लेकर घूमता। 2-3 दिन निकले। 3 दिन में उसने 3 जगह अपना जो प्रस्तुति थी जंतर की, वो प्रस्तुति थी, सब लोगों ने बड़े ध्यान से उसे सुना। अब नवचंदी भैंसे कहां से लाए?
नवचंदी वैसे ऐसे होते हैं जो कि जिसके शरीर के सभी बाल सफेद हो, माथे के ऊपर यहां सुनहरा एक टीका हो, है ना। तो ऐसे नवचंदी वैसे कहां से लाए? लोगों ने उसे सुना, बड़े प्रभावित हुए लोग, और उसे कहा भी कि तुम्हारी कोई डिमांड हो तो हमें बताओ, हम जरूर पूरा करेंगे, तुम एक ग्वाले हो, तुम्हारी हर डिमांड हम पूरी करेंगे। वो एक राजा के दरबार में गया और राजा से कहा कि मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने उसे बड़ा सुना, सुनने के बाद राजा भी प्रभावित हुआ। राजा को कहा कि मुझे नवचंदी वैसे चाहिए। अब राजा ने पूरे अपने इलाके में घोषणा करवाई कि जितने भी नवचंदी भैंसे मिले उनको इकट्ठा करके लाओ, और नवचंदी भैंसे मिले 7। कितने मिले? 7 वहां से इकट्ठा की। ऐसे ही वो घूमता रहा, लगभग 4 महीने निकल गए, साल भर का समय था। 4 महीने निकल गए, इधर से बरसात के दिन आने लगे वापस, और उसी समय यह जो मावट का समय था वो मावट होने लगी, और उसी समय उसे लगा कि यार अभी तक तो भैंसे अपने पास लगभग 10-20 इकट्ठे, राजा ने 7 दिए थे और लगभग 10-20 उसने इकट्ठे किए। तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं ये जो भैंसे इकट्ठे करने का काम है ये बहुत टेढ़ी खीर है, इससे तो बढ़िया सेनी मुझे ऐसे ही मेरे साथ निकल लेती तो काम बैठ जाता, है ना। लेकिन सेनी कहाँ अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली थी, है ना। तो सेनी वहाँ उसकी राह देख रही थी कि कब बीदाराम आए और कब उसका विवाह हो। इधर सेनी इंतजार कर रही थी, उसके प्रेम में वो पागल हो रही थी, और उसका जो शरीर था, जो सुंदर सा यौवन था, वो सूखता जा रहा था। उसके प्रेम में वो प्रतीक्षा कर रही थी, खाने पीने पर कुछ भी ध्यान नहीं। जैसे आप रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हो, है ना, वैसा ही उसका हाल था। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो वैसा ही उसका लगभग हाल था। उसकी भी चाह यही थी कि कौन आ जाए, बीदाराम आ जाए। तो साथ में सुनते सुनते हुकारा दिया करो, है ना, आपको लगे कि आप सुन रहे हो। अब बीदाराम 4 महीने निकलने के बाद सिरोही से नीचे होता हुआ गुजरात चला गया। गुजरात में उसने लगा कि यार यहाँ कहीं ना कहीं नवचंदी भैंसे मिल सकते हैं, क्योंकि जब जा रहा था तो उसे 2-3 नवचंदी भैंसे उसको दिखे। तो उन नवचंदी भैंसों के पीछे पीछे उसके मालिक के वहां चला गया, और वहां जाकर जंतर उन्हें सुनाया। तो वहां जाकर जब जंतर सुनाया तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। उसके जंतर को सुनते ही ऐसा लगा जैसे प्रकृति रुक गई है, और उसके जंतर को सुनते ही उन्होंने भी कहा कि यार तुम कहाँ से आए हो। तो उसकी समस्या को सुना तो बोले कि यार तुम्हारी समस्या जिन्यून है, और तुम्हें तो ये भैंसे ले जाओ, कोई बात नहीं। तो उसके 3 भैंसे और उसको मिल गए, यानी लगभग 11 महीने तक उसके पास भैंसे इकट्ठे हुए 70। कितने हुए? 70। 1 महीने का समय भैंसे चाहिए 30। कितने चाहिए? 30। लास्ट का 1 महीना और बचा हुआ है। अब बीदाराम के पैरों की गति इस प्रकार तेज हो गई जैसे कि कोई अश्व भाग रहा हो। तो इतनी तेज गति से वो दौड़ रहा हो, चाहे कि कैसे भी करके कहीं भी वो जाकर, जब भी वो जाता तो पैदल ही भागता रहता, क्योंकि उसको न उसके पास कोई साधन था। तो वो उन भैंसों को एक जगह इकट्ठा करता, कहीं छोड़कर जाता, और फिर वो आगे की ओर निकलता। तो ऐसा करते करते उसे 15-20 दिन और निकल गए, तब तक उसके भैंसे आते हैं 10। कितने आए? 10। अब दिन बचे 10, और भैंसे कितने चाहिए? 20 भैंसों की और लगान में वो यहाँ गुजरात से होता हुआ इधर मध्य प्रदेश की ओर निकल गया। तो गुजरात से होते हुए एमपी की ओर चला गया। एमपी में वो जब वहां गया तो वहां वो अवंती में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अवंती में। और अवंती में जब पहुंचा तो उसे वहां अवंती के राजा ने कहा कि यार तुम्हारी जो कोई समस्या है तो वो बताओ। तो वो समस्या उसने बताई कि यार ये समस्या है। उन्होंने भी उसका वही जंतर सुना, बड़े प्रभावित हुए, और फिर उसे कहा कि समस्या बताओ। लेकिन समस्या वही थी, नवचंदी भैंसे चाहिए पूरे 100। अब है उसके पास 80, 20 और चाहिए। अवंती के राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी नवचंदी भैंसा लाएगा उसे सोने की मोहरें दी जाएगी। अब सोने की मोहरें तो देवे, लेकिन नवचंदी भैंसे हो तो देवे के? नवचंदी भैंसे है नहीं। पूरे अवंती में घूमे लेकिन नवचंदी भैंसे मिले सिर्फ 10। अब हो गए 90, और दिन बचे मात्र 4 दिन बचे हैं, और अब भैंसे चाहिए 10 और 10 और भैंसे की ललक में वो और आगे बढ़ा। इधर मध्य प्रदेश से आगे होता हुआ उत्तर प्रदेश चला गया, और उत्तर प्रदेश से होता हुआ उसने सोचा कि मैं वापस इधर चला आऊंगा। 4 दिन बचे हैं, 10 नवचंदी भैंसे चाहिए। अब और वह यहाँ घूमता है, यहां से वो और इकट्ठे करता है, उसको टोटल हो जाते 99। कितने हो गए? 99। एक नवचंदी भैंसा कम पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? एक नवचंदी भैंसा, और दिन थे मात्र 2। कितने थे? 2। यूपी से उधर होता हुआ उसको पता था कि ये यूपी से 2 दिन तो मुझे जाने में लग जाएंगे, है ना। ये लगभग ब्रज क्षेत्र के आसपास था, वहां से मरु प्रदेश में वापस जाने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। चारणों का गांव था तो वहां जाना था।
उसने कैसे भी प्रकार के जुगत करके 99 उस नवचंदी भैंसों को लेकर वो वहां पहुंचा, है ना। तो 99 भैंसे थे जो कि वो किसी प्रकार वहां लेकर पहुंचा। अब जैसे ही वहां पहुंचा उन भैंसों को लेकर, और उन भैंसों में एक मादा भैंस भी थी, है ना, एक मादा भैंस थी जो कि नवचंदी जैसी दिखती थी, और वो 98 मादा, 98 तो मेल थे और एक 99 जो थी वो कौन थी, मादा। अब वो जहां लेकर पहुंचा उसी रात को एक नवचंदी भैंस ने एक नया या भ्रूण जो आपकी जो एक नया नवचंदी भैंसे को जन्म दिया, और इसी प्रकार वो कितने हो गए, 100। अब वो 100वां नवचंदी भैंसा उसके वहां पर कंप्लीट हो गया। वो लेकर जा रहा था, लास्ट रात को 8 बजे जिस समय वहां पर उसे पहुंचना था उसी समय वो पहुंच गया। इधर वेदाचारण सोच रहा था कि आज तो मजा आ गया, सूर्य अस्त हो गया, अब तक वह आया नहीं। तो वेदा ब्राह्मण भी यही सोच रहा था, क्योंकि जो डिमांड थी वो बहुत कठिन थी, और डिमांड भी थी तो इतनी कठिन थी कि कोई इसे पूरा न कर पाएगा, क्योंकि नवचंदी वैसे पूरे उसके जो पूरे मारवाड़ थे, मारवाड़ या उसके पूरे राजस्थान के क्षेत्रों में मिलना असंभव थे। बेचारे बीदाराम ने चारों तरफ घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए और चारों तरफ अपने इसे हाल के अंदर वो वहां पहुंचा, जो कि उसकी जो पहले हाल थी उससे भी बुरी हाल उसकी हो गई, यानी हालत उसकी बड़ी विडंबना ऐसी थी कि हालत उसकी बड़ी ऐसे कठिन अवस्था में वो वहां पहुंचा। उसे नवचंदी भैंसे कंप्लीट हो गए, क्योंकि 99 थे, एक ने नया जन्म ले लिया, और वहां पर वो 100 नवचंदी भैंसे कंप्लीट। जैसे ही विदा ब्राह्मण के वहां विदाचारण के वहां पहुंचा तो विदाचारण को कहता है कि ये आपके 100 कंप्लीट हुए और अब मुझे मेरी सेनी दे दीजिए। तो सेनी वहीं खड़ी थी, सेनी इंतजार कर रही थी कि किसी प्रकार मुझे इस बीदाराम के साथ अब पिताजी भेज देंगे, लेकिन जागीरदार ने मना कर दिया, और जागीरदार ने कहा कि ऐसा पॉसिबल या संभव नहीं है, मैं तेरा विवाह ऐसे एक ग्वाले से करने की बजाय मैं चाहूंगा कि तेरा विवाह किसी और राजकुमार के साथ किया जाए, मैं अपनी जबान से मुकरने के लिए तैयार हूं। रात को बीदाराम वहीं सो गया, उसी गांव के अंदर जाकर सो गया। सुबह उसने सोचा कि मैं 5 पंचों के पास जाऊंगा, 5 पंचों के पास गया, और पंचों को पास जाकर उसने कहा कि मेरी जो शर्त थी मैंने पूरी की, ये पूरे 100 नवचंदी भैंसे हैं जो कि मैं लेकर आ गया, और ये 100 नवचंदी भैंसे कंप्लीट करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया, लेकिन समय में रात को ही आ गया था। और उसमें से एक जो पंच था उसने कहा कि हाँ मैंने देख लिया था, रात को ये बंदा आ गया था यहाँ पर। तो वो सभी उन्होंने मान लिया। फिर वो सभी इकट्ठे होकर कहाँ गए, इधर वेदाचारण के पास गए, और वेदाचारण को कहने लगे कि जमींदार साहब ये बात गलत है, आपने इनको वचन दिया और ये नवचंदी भैंसे वैसे भी इम्पॉसिबल थे इसको इकट्ठा करना, मना कर दिया कि मैं अपनी बात से मुकरता हूं, लेकिन मैं अपनी हिये से भी प्रिय अपनी बेटी का विवाह एक ग्वाले के साथ नहीं कर सकता। मैं खुद जागीरदार हूं और मैं चाहता हूं कि जो मेरी बेटी है वो जो राजमहलों में रहे, ऐसे इस ग्वाले के साथ में भटक कर अपनी जीवन बर्बाद न करे। वेदा ब्राह्मण ने मना कर दिया, अपने सैनिकों को कहा कि इसे बीदाराम को ले जाकर जंगल में छोड़कर आ जाओ। उसको ले जाकर जंगल में छुड़वा दिया। इधर सैनिक को पता चला कि पिता ने मेरे अपने बीदाराम के साथ अन्याय किया है। सैनिक को जब ये पता चला तो चुपके से उसने वेणी का सहायता लेते हुए वहां से निकली और निकलकर बीदाराम को अपने गले लगा लिया, और वहीं से निकलकर वो सिरोही की ओर बढ़ते हुए अपने आगे के जीवन के लिए निकल गए। थैंक यू। तो ये सेनी और वेणी आज की क्लास। थैंक यू।